किचन हमारे घर का सबसे महंगा हिस्सा होता है और सिर्फ महंगा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट भी। बेडरूम की जहाँ तक बात करें तो हो सकता है आप वहाँ से रात को सोने के लिए जाएं, लेकिन किचन एक ऐसा हिस्सा है जो सुबह शुरू होता है और रात तक उसमें काम होता ही रहता है, तो हुआ ना वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। फिर भी जानकारी के अभाव में हम कई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, ऐसी गलतियां कर देते हैं जो किचन बनते वक्त हमें समझ नहीं आती, लेकिन उसके बाद जब किचन का डेली यूज हो रहा होता है फिर हमें समझ आता है कि हमने क्या क्या ब्लंडर्स कर दिए हैं, जिस वजह से हमें काम करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव चौहान और आप देख रहे हैं 91 होम्स, जहां पर हम इंटीरियर से रिलेटेड कमाल की बातें करते रहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12 ऐसे मेजर मिस्टेक्स की जो अक्सर हम किचन में कर दिया करते हैं जानकारी के अभाव में, और फिर जब किचन को हम यूज करना शुरू करते हैं फिर हमें समझ आता है कि हमने क्या क्या ब्लंडर कर दिए हैं, लेकिन उस टाइम तक बहुत लेट हो चुका होता है और हम उनको ठीक नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिजाइन रिलेटेड कुछ नहीं बताने वाला कि कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या चीज अच्छी लगेगी, क्या चीज बुरी लगेगी, वो सबके लिए सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ गलतियों की बात करने वाले हैं जो डिजाइन पर्सपेक्टिव से नहीं, प्लानिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा कि टेक्निकली हम क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से बाद में हमें दिक्कत आती है। हाँ, लेकिन ये 12 बताते हुए समय क्योंकि बहुत जाएगा और बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए, इस वजह से हम इस वीडियो को दो हिस्सों में बांटेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। ये है पार्ट 1 जिसमें हम शुरू की 6 मिस्टेक्स कवर करेंगे। पार्ट 2 में बाकी की 6 मिस्टेक्स कवर करेंगे ताकि आप दोनों मिस्टेक इत्मीनान से देख सको और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। और अगर आप टेक्निकल नहीं हो तो बिल्कुल फिक्र मत करो, हर एक पॉइंट इतना ज्यादा सिंप्लीफाइड करके बताया हुआ है कि कोई भी लेमन आराम से इसको समझ सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, वो ये कि अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं किसी प्रोफेशनल से तो हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर एक व्हाट्सएप लिंक आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करो, वहां से आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पर आएंगे और हमारी टीम से आपकी बात हो जाएगी। आपका जो डिमांड है, जैसी डिमांड है, जो भी रिक्वायरमेंट है उनको लिखकर भेज दो व्हाट्सएप पर और हम इंटीरियर डिजाइनिंग में आपकी पूरी तरह मदद कर देंगे। तो चलिए अब करते हैं वीडियो का आरंभ। पहली गलती हम करते हैं फिल्टर में, यानी जब हम वाटर प्यूरिफायर लगाने का प्लान करते हैं। अब इसमें हम दो तरह की मिस्टेक्स कर सकते हैं। पहली मिस्टेक ये होती है कि जब भी हम वाटर प्यूरिफायर लगाने का प्लान करते हैं तो वहां पर हम बिजली का पॉइंट दे देते हैं, पानी कहां से आएगा उसका पॉइंट देते हैं, लेकिन पानी कहां जाएगा उसकी प्लानिंग कभी भी ठीक से नहीं करते। हम क्या सोचते हैं कि जो ड्रेन पाइप निकलता है पतला सा, वो सिंक में छोड़ देंगे, सिंक में छेद करवा के नीचे छोड़ देंगे। ये आप कर तो सकते हैं बिल्कुल, ये लेकिन जुगाड़ है जो देखने में बहुत गंदा लगता है। इसका जो सही तरीका है वो ये है कि जहां भी आप फिल्टर लगाना चाह रहे हो वहां पर उसके पीछे एक ड्रेन पाइप, जैसे एसी में लगता है ना ग्रे कलर का ड्रेन पाइप दीवार के अंदर अंदर, वो पहले डाल दो ताकि जब भी आप फिल्टर लगाओ तो जो फिल्टर का ड्रेन पाइप है पतले वाला, वो आप ग्रे वाली ड्रेन पाइप में छोड़ सको और कोई भी पाइप आपको बाहर ओपन में ना दिखे, हर चीज बिल्कुल कंसील्ड हो, बिल्कुल परफेक्ट दिखे। ये तो हो गई पहली गलती। दूसरी गलती हम करते हैं कि हम एडवांस में प्लान नहीं करते कि हम वाटर प्यूरिफायर कौन सा लाने वाले हैं। अब ऐसे में होता है कि हमारा जो मिस्त्री है वो बीच में जो बैक स्पेस की टाइल होती है वहाँ पे प्लान कर देता है, भाई पानी कहाँ से आएगा वो प्लान कर दिया, बिजली कहाँ से आएगी वो प्लान कर दिया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम किस साइज़ का फिल्टर लाना चाहते हैं। बाद में अक्सर ये होता है कि हम गए दुकान पर, हमें कोई फिल्टर पसंद आ गया, लेकिन वहाँ पर हमारी चॉइसेस लिमिटेड हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास जो जगह है वो पहले से डिसाइड हो गई है कि यहाँ पर लगाना है, अब उसके अकॉर्डिंग फिल्टर लेकर आओ। असल में होना ये चाहिए कि आप पहले ही डिसाइड कर दो फिल्टर आपको कौन सा लगाना है, उसकी डायमेंशन क्या है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, पानी कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, नीचे बॉर्डर रखने के लिए कितना स्पेस है। और एक बार वाटर प्यूरिफायर डिसाइड हो गया फिर अपन मिस्त्री को बताओ कि भाई ये डायमेंशन है, या फिर आपका जो भी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर है उसको बताओ कि ये डायमेंशन है, अब बताओ इस डायमेंशन का फिल्टर मैं कहाँ फिट कर सकता हूँ। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो पहले तो नॉर्मली प्लान कर देते हैं कि भाई यहाँ फिल्टर आएगा, लेकिन जब वो फिल्टर लेने जाते हैं तो वहाँ जाके उनको और किसी तरह का फिल्टर पसंद आता है जो शायद साइज में बड़ा हो या लंबा हो या चौड़ा हो, वो वहाँ पर फिट नहीं हो पाता, फिर फिल्टर की पोजीशन में चेंज करनी पड़ती है। लेकिन फिर जहाँ भी हमने पॉइंट दिए हुए हैं वहाँ से ओपन में पाइप और ओपन में वायरिंग ले जानी पड़ती है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले से फिल्टर प्लान करके चलो कि कौन सा लेना है। दूसरी गलती हम करते हैं जब हम काउंटर टॉप की हाइट को डिसाइड करते हैं। आप इंटरनेट पे जाओ, किसी आर्किटेक्ट वाले से पूछो, इंटीरियर वाले से पूछो, वो कहेंगे भाई 30 से 42 इंच सब ठीक है, उसके बीच में आप कहीं भी काउंटर टॉप दे सकते हैं। लेकिन 30 इंच और 42 इंच में 12 इंच का फर्क आ जाता है। अब आपके लिए क्या सही है वो कैसे डिसाइड हो। उदाहरण देता हूँ एक, अगर आपकी हाइट 4 फुट 6 इंच है तो आपको जो काउंटर टॉप की हाइट है वो 6 इंच लेनी है। अगर आपकी हाइट 4 फुट 8 इंच है तो आपको जो काउंटर टॉप की हाइट है वो 31 यानी 31 इंच लेनी है। अगर आप 4-10 के हैं तो 32 यानी 32 लेनी है। अगर आप 5 फुट के हैं तो 33 यानी 33 लेनी है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट में 2-2 इंच का इजाफा होता जाएगा वैसे काउंटर टॉप की हाइट 1-1 इंच बढ़ती चली जाएगी। ये रूल बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गलती इसमें करते हैं। तो अब आपको देखना है कि किचन में कौन वो इंसान है जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला है, उनकी हाइट क्या है, उसके हिसाब से अपना काउंटर टॉप की हाइट प्लान करो। इसके अलावा और लोग भी आएंगे जो किचन में काम करेंगे, लेकिन वो थोड़ी बहुत देर के लिए काम करेंगे जो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान वहाँ परमानेंट काम करने वाला है प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग हाइट को ठीक रखो। ज़रूरत से ज़्यादा अगर नीचे स्लैब हो गया तो माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है लॉन्ग टर्म में, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर स्लैब हो गया तो करते करते थकने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना।
काउंटर टॉप में दूसरी जो मिस्टेक हम करते हैं वो ये है कि आजकल जो काउंटर टॉप का ग्रेनाइट लगाओ, क्वार्ट्ज लगाओ या टाइल लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो सीधे सीधे कारकस है जो नीचे बॉक्स बने उनके ऊपर टिका दिया जाता है। अब ऐसे में जो पार्टीशन है वो आप भले ही पत्थर के दो या लकड़ी के दो, वो आपकी दिक्कत है, वो आप देखो। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक बार उन्होंने पार्टीशन दिए, उनके ऊपर सीधे सीधे काउंटर टॉप लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे में होता क्या है कि ये आपका काउंटर टॉप लगा हुआ है, यहाँ एक सपोर्ट आया, यहाँ एक सपोर्ट आया, यहाँ एक सपोर्ट आया, लेकिन बीच के जो हिस्से हैं वहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसे में अगर कल को आपने कोई भारी बर्तन ऊपर रख दिया तो जहाँ सपोर्ट नहीं है वहाँ पर एक क्रैक बन सकता है। इस चीज़ को करने का सही तरीका ये है कि आप जहाँ जहाँ कारकस बना रहे हो वहाँ के सपोर्ट लग गए, सपोर्ट के ऊपर एक प्लाई या फिर मार्बल लगाओ जो पूरे में आए, उसके ऊपर आपका काउंटर टॉप का पत्थर आना चाहिए, यानी पत्थर को पूरा का पूरा एक सपोर्ट मिलना चाहिए नीचे कंटिन्यूसली। तो एक बार दोबारा समझ लो कि ये आ गए आपके कारकस के सपोर्ट, कारकस यानी नीचे जो डब्बे बने उनके सपोर्ट, उसके ऊपर आप प्लाई रखो या मार्बल रखो, उसके ऊपर आपको अपना काउंटर टॉप का जो भी चीज़ चुन रहे हो, ग्रेनाइट चुन रहे हो, क्वार्ट्ज चुन रहे हो, वो उसके ऊपर टिकाना है, यानी जो उसका सपोर्ट है वो इस पूरे के ऊपर आना चाहिए, ना कि नीचे जो सपोर्ट लगे हैं सिर्फ उनके ऊपर। तीसरी गलती जो हमसे हो जाती है वो होती है अक्सर स्पेस प्लानिंग में। स्पेस प्लानिंग में एक चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, वो है किचन ट्राइंगल रूल। अब जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं सुनी उनको मैं बता दूं, इस रूल के अकॉर्डिंग आपका फ्रिज, सिंक और बीच का गैस स्टोव, इन तीनों के बीच में कम से कम 4 फीट का अंतर होना चाहिए। किन्हीं दो को भी आपस में देखेंगे तो उनके बीच में कम से कम 4 फीट का अंतर होना चाहिए। अगर आपने ये रूल फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली आपका स्टोव हो, आपका सिंक हो या फ्रिज हो, उनके दोनों तरफ 2-2 फीट की जगह आराम से निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। बशर्ते आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टोव, फ्रिज और सिंक इनके बीच में 4 फुट की दूरी कम से कम ज़रूर हो। ये चीज़ करते ही पक्का हो जाएगा कि अगर आप मान लो कल को सिंक में बर्तन वगैरह साफ भी करो तो वहाँ की कुछ छींटे उठ के आपके स्टोव के ऊपर ना जाए, स्टोव में आप छौंक लगा रहे हो कुछ भी करो तो वहाँ कोई गर्म तेल उड़कर आपके फ्रिज या सिंक की तरफ ना जाए। इस तरह से सारे जो इक्विपमेंट्स बिल्कुल सेफ रहेंगे, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके जो हाथ है वो भी आसानी से चल पाएंगे, आपको कोई चीज़ बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं सिंक में। सिंक में हम 2 तरह की गलती कर सकते हैं। पहली गलती ये होती है कि अगर आपने पहले अपना काउंटर टॉप कटवाया, उसके ऊपर सिंक रख रहे हो तो बिल्कुल उसके ऊपर मत रखो। काउंटर टॉप से 2 से 3 mm नीचे सिंक होना चाहिए, यानी काउंटर टॉप का जो पत्थर ऊपर आ गया उससे हल्का सा नीचे सिंक आया और सिंक के आसपास अब जो जगह बच गई, यानी जहाँ पर आपका पत्थर और सिंक आपस में मिल रहे हैं, वहाँ पर अक्सर लोग व्हाइट सीमेंट भरवा दिया करते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। व्हाइट सीमेंट में दिक्कत ये होती है कि कुछ टाइम बाद वो बेकार होने लगता है, काला होने लगता है और धीरे धीरे करके निकल भी जाता है। एक बार वो निकला, ऐसा तो है नहीं कि आप डेली उसको रिपेयर कर रहे होंगे, वो अगर निकल गया तो वहाँ से पानी नीचे जाना शुरू हो जाएगा और नीचे की जो भी लक्कड़ है उसको खराब करना शुरू कर देगा। इसको करने का सही तरीका ये है कि आप पत्थर से 2 से 3 mm नीचे अपना सिंक फिक्स करो और साइड में जो गैप है उसको इपॉक्सी ग्राउटिंग के थ्रू भराओ। इपॉक्सी एक बार आपने करवा लिया तो 10 से 15 साल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे पानी पड़े कुछ पड़े वो निकलने नहीं वाली। और इपॉक्सी पानी को आर पार बिल्कुल नहीं होने देती, यानी नीचे की जो लक्कड़ है वो भी बिल्कुल आपकी सेफ रहेगी। तो ये तो होगी सिंक की पहली मिस्टेक। सिंक में जो दूसरी मिस्टेक है वो ये होती है कि जब भी हम सिंक लेने जाते हैं तो नॉर्मल सिंक उठा के ले आते हैं, जबकि आजकल मार्केट में साउंडलेस सिंक भी आ चुकी है। साउंडलेस इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बिल्कुल साउंड नहीं होगी, साउंड तो होगा, लेकिन उसमें चारों तरफ और नीचे की तरफ पैडिंग कर दी जाती है, जिस वजह से कोई बर्तन आपका गिरता है या पानी उसमें गिर रहा है तो आपको जो आवाज़ हो काफ़ी दबी सुनाई देती है, जो काफ़ी एलिगेंट लगती है, अच्छी लगती है, ना कि वैसे कि भाई आप बर्तन धो रहे हो वो सिंक से बार बार टकरा रहे तो आवाज़ हो रही है, वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि जब भी आप सिंक लेने जाओ तो हमेशा साउंड प्रूफ सिंक ही लेकर आओ, उसके अलावा और किसी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब तक हमारे 4 पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, जो करते हैं हम गैस स्टोव के साथ। गैस स्टोव में हम 3 तरह की दिक्कतें फेस कर सकते हैं, 3 तरह की गलतियां करते हैं। पहली गलती जो उसमें हम करते हैं वो ये करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में हम कोई नॉर्मल ब्रांड या बिना ब्रांड का स्टोव उठाकर ले आते हैं। अब अगर आप ओवर द काउंटर वाला स्टोव ला रहे हैं, यानी जो सिर्फ काउंटर के ऊपर रख दिया जाता है, वहाँ तो फिर भी ठीक है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि आप हॉबिन स्टोव के साथ जाना चाह रहे हो, यानी जिसमें पत्थर कटते हैं और फिर स्टोव रखा जाता है, तो वहाँ आपको गलती से भी किसी नॉर्मल ब्रांड या नॉन ब्रांडेड आइटम नहीं लाना है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कल को आप ऐसी कोई चीज़ ले आए, उसमें दिक्कत आई, तो इस तरह की हॉबिन स्टोव को रिपेयर करना बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाती है। और अगर वो खराब भी होगा, यानी रिपेयर ही नहीं कर सकते, तो उनको आप हटा के ये नहीं है कि किसी अच्छी कंपनी का ला के वहाँ दोबारा लगा दोगे, क्योंकि हर एक स्टोव का डायमेंशन, उसकी लेंथ और ब्रेथ अलग आती है। आप जो पहले लाए हो उसके हिसाब से आपका पत्थर ऑलरेडी कट चुका है। अब अगर आप चेंज भी करना चाहो तो आपको एग्जैक्ट सेम साइज का ढूंढना पड़ेगा, जो लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि प्लीज़ थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना। बेस्ट ब्रांड के साथ जाओ, एक बार पैसे खर्च करो, लेकिन ऐसे पैसे खर्च करो कि चीज़ें आगे खराब ना हो। वो ब्रांड कौन सी हो सकती है वो मैं साइड में लिख रहा हूँ, प्लीज़ इन्हीं ब्रांड्स में जाना है, इसके अलावा कोई ब्रांड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो ये होगी गैस स्टोव की पहली मिस्टेक। गैस स्टोव में जो दूसरी मिस्टेक करते हैं वो ये कि जब भी हम गैस स्टोव की पोजीशन को डिसाइड करते हैं तो ये भूल जाते हैं हमारे बर्तन कितने बड़े हैं। अब इसमें मैं सबके साइज आपको बता के बोर नहीं करना चाहता, आपको सिंपल सा रूल बता देता हूँ। आप जब भी हॉबिन स्टोव लाओ, उसमें जो सबसे पीछे वाला बर्नर है उसको पीछे वाली दीवार से कम 8 इंच आगे रखना। इससे होगा ये कि हमारी जो कढ़ाई होती है, जो 6-7 लोगों के लिए काफ़ी होती है, उसका जो डायमीटर होता है, सॉरी रेडियस होता है, वो 8 इंच का होता है। अगर आपने पीछे वाला बर्नर पीछे की दीवार से लगभग 8 इंच आगे रखा तो आप ये पक्का कर पाओगे कि कम से कम वो कढ़ाई वहाँ जा सके। इसमें लोग गलती ये कर देते हैं कि वो पीछे वाली दीवार से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, बिल्कुल चिपका के लगा देते हैं। ऐसे में आप बहुत बड़े बर्तन पीछे नहीं रख पाते, तो एक तरह से जो पीछे वाले बर्नर है उस पर आपने पैसे खर्च किए वो बेकार हो जाते हैं, क्योंकि आप वो यूज़ ही नहीं कर सकते। तो याद रखना, पीछे वाला जो बर्नर है उसके सेंटर से पीछे वाली दीवार के बीच का जो दूरी है वो कम से कम 8 इंच तो होनी चाहिए, उससे कम बिल्कुल मत रखना। गैस स्टोव में तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमें इन दो तरह की फ्लेम्स वाले बर्नर मिलते हैं। एक में फ्लेम ऊपर की तरफ जाती है और एक में फ्लेम साइड की तरफ जाती है। आपको गलती से भी साइड में जो फ्लेम वाला चक्कर है इनके चक्करों में नहीं पड़ना, ये चीज़ आपको नहीं लेनी है। ये जिन भी बर्नर से साइड में फ्लेम निकल रही होती है, असल में एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है जहाँ पे चीज़ें सिर्फ गर्म होती है। हमारे तरह तड़का या छौंक नहीं लगाया जाता है। तड़का या छौंक लगाने के लिए, हमारी तरह हैवी कुक करने के लिए ज़रूरी है कि जो आग है उसकी फ्लेम सबसे ऊपर की तरफ निकले। इसलिए आपको पक्का करना है कि आप वही स्टोव लेकर आए। भले ही पहले वहाँ जो सेल्स पर्सन उससे पूछ ले कि भाई इसके जो आग है वो किस डायरेक्शन में निकलती है। आपको साइड वाली आग वाली स्टोव नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो सेंटर से आग निकलती है वही लेना है, जैसा आप इमेजेस में देख पा रहे हैं। अब आ जाओ छठे पॉइंट पर, जो है चिमनी का पॉइंट। चिमने में हम 3 तरह की मिस्टेक्स कर सकते हैं। पहली मिस्टेक ये होती है कि हम कम सक्शन पावर की चिमनी ले आए। इसमें मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा भाई ऐसा है तो इतने सक्शन पावर लो, ऐसा है तो इतने सक्शन पावर लो। सिंपल सा बता देता हूँ कि 1100 सक्शन पावर की चिमनी आपको कम से कम चाहिए, उससे कम इंडियन घरों में नहीं चलती है। तो आप जब भी सेल्स पर्सन के साथ जाओ मार्केट में, उसको कह देना कि 1100 सक्शन पावर तो कम से कम होनी चाहिए। चिमनी में दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि जब भी चिमनी का पाइप ऊपर से जाता है उसको हम अक्सर ओपन छोड़ दिया करते हैं। ये दिक्कतें ज़्यादा देखने को मुझे वहाँ मिलती हैं जहाँ बिल्डर फ्लोर बने हैं। पैसे बचाने के लिए, ऊपर की लक्कड़ बचाने के लिए उन पाइप्स को ओपन छोड़ दिया जाता है, जो देखने में बहुत गंदे लगते हैं, और ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो करना आपको ये है कि जैसे मैं इमेज दिखा रहा हूँ, ऊपर एक लकड़ी का पट्टा घुमा देते हैं जिसके पीछे से पाइप आराम से ट्रैवल हो सकता है। इस वजह से जो आपकी किचन की लुक है वो भी बिगड़ती नहीं है और आपका जो पाइप है वो भी सेफ रहता है। चिमनी के मामले में तीसरी मिस्टेक जो हम कर सकते हो वो ये है कि चिमनी के पाइप में बेंड बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से सुनो, चिमनी के पाइप में जितने बार चिमनी का पाइप बेंड होगा उतनी उसकी इफेक्टिवनेस घटेगी। इसको ऐसे समझो कि हवा में बहुत सारा ऑयल होता है जो चिमनी के अंदर सक करी जाती है, वो हवा को बहुत तेज़ी से बाहर निकलना होता है। अब जितनी बार बेंड हुआ वो हवा जाके सरफेस पे टकराएगी, और जैसे ही वो टकराएगी थोड़ा थोड़ा ऑयल, थोड़ी ग्रीस वो सरफेस छोड़ के आगे बढ़ जाएगी। एक बार यहाँ छोड़ा, फिर अगले बैंड पर दोबारा छोड़ा, अगले बैंड पर दोबारा छोड़ा, और फिर वो एग्जिट करी। यानी 3 बैंड के बाद या 4 बैंड के बाद जितने भी आपने दिए, हर बैंड के साथ ग्रीस जो है वो आपकी चिमनी की पाइप में चिपक जाएगी और हवा उसको बाहर नहीं लेके जाएगी। इसलिए एडवाइजेबल होता है कि जब भी आप पाइप प्लान करो अपनी चिमनी का, तो उसमें 1 बैंड होना चाहिए। अगर बहुत कुछ मजबूरी होगी तो उसमें मैक्सिमम 2 बैंड ले सकते हो, उससे ज़्यादा बैंड नहीं लेना है। जितने बैंड ज़्यादा लोगे उतनी इफेक्टिवनेस कम होती चली जाएगी। तो ये थी 12 में से वो 6 मिस्टेक जो हम पार्ट 1 में कवर करने वाले थे। मुझे उम्मीद है ये 6 मिस्टेक आपको अच्छे समझ आ गई होंगी, और ये 6 मिस्टेक तो आप कभी भी अब नहीं करेंगे। लेकिन 6 मिस्टेक्स अभी भी और बची हैं जो आपको बतानी बाकी हैं, जो पार्ट 2 में मिल जाएंगे आपको। पार्ट 2 आज से 5-6 दिन बाद रिलीज हो जाएगा, और अगर हो गया है, मतलब आप ये वीडियो लेट देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां आप जाकर देख सकते हो कि ऐसी और क्या 6 मिस्टेक है जो हम अक्सर किचन में कर दिया करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। फिर भी इन 6 में से कोई ऐसा पॉइंट है जो रह गया है या मैं आपको ठीक से नहीं समझा पाया, तो प्लीज उनके बारे में कमेंट में जरूर पूछें। कमेंट में सवाल पूछने से पहले हिचकेगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक सवाल कई हजार लोगों का सवाल भी हो सकता है। तो आपका सवाल पूछने से और मेरे जवाब देने की वजह से 1000 लोगों के डाउट क्लियर हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इस वीडियो ने वाकई कोई वैल्यू ऐड करी है, तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं किसी प्रोफेशनल से, तो उसमें आपकी मदद हम कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करो, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप पर पहुंचोगे। व्हाट्सएप पर आपकी बात हमारी टीम से हो जाएगी और हमारी टीम आपके घर का पूरा इंटीरियर डिजाइन करके दे सकती है। चलिए इस वीडियो का अंत यही करेंगे, लेकिन ये वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 आना भी बाकी है, तो उसके लिए वेट जरूर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।